you. Welcome again. Now it's a concluding part of theme number 7. थीम नंबर 7 का ये कंक्लूडिंग पार्ट है, अंतिम है। लास्ट था इसमें है कोपरनिकस रिवोल्यूशन। कोपरनिकस इन्होंने किस तरह से एक क्रांति मचा दी। क्रिश्चियंस के जो नोशंस थे, क्रिश्चियंस कैथोलिक चर्चेस के जो अब तक विचार थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी सिंस को लेकर, इस यूनिवर्स को लेकर बहुत से मतलब उसमें एक क्रांति मचा दी। किसने? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस के थ्योरी को जो अदर साइंटिस्ट थे जैसे आइजैक न्यूटन, इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। गैलीलियो, ये भी एक साइंटिस्ट हैं उस जमाने के। केपलर, ये भी साइंटिस्ट हैं, केपलर। इन लोगों ने जब रिसर्च की, उसमें जो इनकी थ्योरी सामने आई, वो थ्योरीज, इनकी रिसर्च, उन सब ने मिलकर कोपरनिकस के सिद्धांत को, इसकी थ्योरी को कंफर्म कर दिया, मोहर लगा दी गई है, एज इट इज करेक्ट है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सी नोशंस, द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर। क्रिश्चियंस क्या मानते थे? इंसान को एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो थ्योरी उस वक्त चला करती थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानते थे कि एज ए सिनर, कि इंसान जो है वो एक पापी है, इंसान एक गुनाहगार है, एक पापी है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सी इन साइंटिस्टों ने, इन वैज्ञानिकों ने सवाल खड़ा कर दिया, सवाल को एक क्वेश्चन राइज कर दिया, जिसके सामने उस वक्त की आइडियोलॉजी, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के सामने। द टर्निंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन साइंस कैम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। कोपरनिकस ने जो काम किया, जो इसने थ्योरी एस्टेब्लिश की, उसने उस वक्त के नोशन को, आइडियोलॉजी को बदल के रख दिया, उसने क्रांति पैदा कर दी, उसको बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। वो क्या है? कंटेम्पररी ऑफ मार्टिन लूथर। आप पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं मार्टिन लूथर का। उनके समकालीन, उन्हीं के जमाने के कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक, इन्होंने किस चीज का एस्टेब्लिश किया? क्रिश्चियंस हैड बिलीव, मतलब इन्होंने ये कहा, क्रिश्चियंस क्या कहा करते थे? क्रिश्चियन हैड बिलीव दैट द अर्थ वाज ए सिंफुल प्लेस, कि ये जमीन जो है, जो पृथ्वी है, ये पाप करने की जगह है, मतलब इस पे इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, सिंफुल प्लेस एंड द हेवी बर्डन ऑफ द सिन। और इंसानों के पाप, ये लाखों जो इंसान है, उनके जो गुनाह है, वो इस पृथ्वी को जाम किए हुए हैं, पृथ्वी का चक्का जाम कर रखा है, पृथ्वी को हिलने नहीं दे रहे हैं। इसी आइडियोलॉजी थी कैथोलिक चर्चेस की, क्रिश्चियन ब्रादरी की। हेवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमूवेबल, मतलब इंसानों के गुनाह, आपके हमारे गुनाहों ने इस पृथ्वी को एक जगह जाम कर दिया है, इसकी मूवमेंट को रोक दिया है। इसी थ्योरी की बात को ध्यान से समझना, वरना आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो ये ऑफ मेरिट इमूवेबल द अर्थ। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब इतने सारे गुनाहगार हो गए, ये सारे पाप हो गए, पापों ने इस जमीन को मतलब स्थिर कर दिया। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और ये माना करते थे जो पृथ्वी है, ये पूरे ब्रह्मांड के बीच में है, इसका जो सेंटर है पृथ्वी का, अर्थ का, ये बीच में, ऐसा माना करते थे ये लोग, उस वक्त के लोग। अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट, सेलेस्टियल हेवनली, आकाशीय, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो तारे हैं, सितारे हैं, सोलर सिस्टम है, ये सब के सब इंक्लूडिंग है ना, ये सब जो है घूमते हैं। अराउंड विच मूव द, हाँ, इन्होंने क्या माना था कि पृथ्वी बीच में है, सेंटर में है, और इसके आसपास जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो घूमती रहती है, चक्कर लगा। इस तरह की थ्योरी उस वक्त चला करती थी, और उसके बेस पर बहुत सारे डॉगमास, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कैथोलिक चर्चेस के द्वारा
उस वक्त की पब्लिक को, उस वक्त के लोगों को, सभी को जो सब्जेक्ट थी उसको बताई, और उस पर बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे काम इनके चला करते थे। तो इसमें क्रांति आ गई। कौन लेकर आए? ये 3-4 साइंटिस्ट, जिसने स्टार्टिंग इनिशिएटिव, जिसने इनिशिएटिव किसने लिया? कोपरनिकस ने, जो मार्टिन लूथर के कंटेम्परेरी थे, समकालीन शासक थे। अब नेक्स्ट देखें इसमें क्या होता है। कोपरनिकस एसेटेड दैट द प्लैनेट्स, इसने बताया, इसने साबित किया, क्या किया? प्लैनेट, ये ग्रह इंक्लूडिंग अर्थ, उन ग्रहों के अंदर ग्रह, इसमें पृथ्वी भी है, रोटेट अराउंड द सन। इसने थ्योरी को ही उल्टा कर दिया। इसने कहा कि पृथ्वी बीच में नहीं है, बल्कि बीच में सेंटर में तो सन है, सूरज है, और ये सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ये जमीन, ये सब के सब सूरज के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरी थ्योरी बदल गई। और इसको कंफर्म करने वाले आगे और कुछ लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी स्टडी और रिसर्च के आधार पर कोपरनिकस की थ्योरी को कंफर्म कर दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया इसी में। A Christian was afraid of the possibility। अब कोपरनिकस ने इस चीज से साबित तो कर दिया कि सन बीच में है और इंक्लूडिंग अर्थ, मतलब अर्थ और सारे प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो उस वक्त के यहूदी जो ज्यूस थे, जो थ्योरी चलती थी, वो सब गलत हो गई। तो बहुत सारे कामकाज जो उनके चला करते थे, वो अब उनमें रुकावट, उनमें हिंड्रेंस आ गई। तो अब जो कोपरनिकस अपनी थ्योरी को प्रोपेगेट करना, उसे कॉमन करने में अब डर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको जब मैं इसको सामने इसको पब्लिश करवाऊं तो प्रॉब्लम हो जाए मेरे लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये बिल्कुल मरने के निकट थे, एक टाइम ऐसा आया जब इनकी मौत का समय आया, तो इन्होंने अपने शिष्य से, अपने चेले से ये कहा कि भाई मेरी ये थ्योरी है और इस थ्योरी को आप धीरे धीरे कॉमन कर दें, लोगों को धीरे धीरे बताएं। फिर ऐसा ही हुआ। उस वक्त का जो मीडिया था, उसके थ्रू कोपरनिकस की थ्योरी को प्रिवेल किया गया, कॉमन किया गया, लोगों को बताया गया। इससे उनकी थ्योरी पर लोगों को विश्वास करने में काफी टाइम लगा, बिलीव करने में बहुत टाइम लगा कि क्या ऐसा है। कोई भी चीज जब नहीं आती है तो उसको उस पर विश्वास करने में, उस पर बिलीव करने में टाइम लगता है, ये आपको पता है। तो यहाँ तक उन्होंने बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने कंफर्म किया, वो थे डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट, जो वही चीज जो मैंने भी बताई आपको, शॉर्ट में बताई थी, ये सारी बात हुई लिखी है इसमें। मच लेटर, मोर देन हाफ ए सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी के बाद से फिर क्या हुआ, हेवन, ये थे ना आपके, he gave it to his followers। Now the earth was bridged with the writing heaven और earth। अच्छा, फिर बहुत से रहस्य, बहुत सी मिस्ट्रीज, हेवन, आकाश, ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में बहुत से रहस्य को खोला गया, उन पर रिसर्च की गई। किसके द्वारा? डिफरेंट साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट, जैसे जोहान्स केपलर आए। इन्होंने भी अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने लेखन के थ्रू बहुत सी बातों को उजागर किया और पब्लिक के सामने रखा, जिससे कोपरनिकस के सिद्धांत को मजबूती मिली, उसको सपोर्ट मिला। एंड गैलीलियो, इसके बाद आते हैं गैलीलियो, ये भी आपके 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं। द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ ए सन सेंटर्ड, इन्होंने भी क्या कहा कि सन बीच में, सन सेंटर्ड, सन जो है वो बीच में है और उसके आसपास ये सारे जो ग्रह है, प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये रोटेट करते हैं। उन्होंने भी ये बात कह दी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज। और इस तरह से क्या which demonstrated that the planets move around the sun, not in circle, in trapeze। ये जितने भी जो प्लैनेट्स हैं ये गोलाई में, सर्किल में नहीं घूमते, बल्कि ये घूमते हैं जैसे अंडाकार मार्ग होता है ना, एकदम देखा होगा ना आपने सोलर सिस्टम में, एकदम गोल नहीं होता है, थोड़ा सा अंडाकार, इस तरह घूमते हैं। ये उन्होंने साबित किया। द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड वाज द मोशन। दिस रिवोल्यूशन इन साइंस reached its climate with Isaac Newton's theory of gravitation। ये आइजैक न्यूटन की है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, पुलिंग पावर है पृथ्वी में,
अर्थ में पुलिंग पावर है। यानी ये थ्योरी, ये थ्योरी अपने आप में क्लाइमेक्स की, और इसने मोहर लगा दी। अपनी प्रीवियस थ्योरियां जो भी आई, इंक्लूडिंग कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, सब पर उसको फाइनल कर दिया। इससे क्या हुआ, पूरी थ्योरी बदल गई, और थ्योरी बदल गई तो बहुत कुछ इनको बदलना पड़ गया, और बहुत कुछ इनको सरेंडर करना पड़ गया। किसको? उस वक्त के क्रिश्चियंस को, उनकी थ्योरीज को, उनके आइडियोलॉजी को, ये क्रांति। अब इसके बाद आता है रीडिंग द यूनिवर्स। अगर हम पूरी यूनिवर्स को, अगर हम ब्रह्मांड, जिन लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा, जो साइंटिस्ट इन्होंने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम जानेंगे बहुत ही इजी सिंप्लीफाइड वे में इस बुक के थ्रू। आपकी बुक का सार है ये, जो आपकी बुक में है उसका बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, रीडिंग द यूनिवर्स। उसको ध्यान से आप सुनेंगे, ये उसी की समरी है यहाँ पर। द रेनेसेंस, स्पेशली इन इट्स अर्ली फेज, रेनेसेंस 16th सेंचुरी का रेनेसेंस, यूरोप में जो रीबर्थ हुआ, जो नई जागरूकता आई लोगों में, वो पीरियड जिसको हमने पढ़ा, वो ये बताता है लिटिल इंटरेस्ट इन द साइंस। मतलब शुरू में स्टार्टिंग के अंदर बहुत कम इंटरेस्ट था रेनेसेंस की तरफ, नई विचारधारा की तरफ लोगों का इंटरेस्ट शुरू कम था। इट वाज नॉट अंटिल द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 16th सेंचुरी के तक लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। कुछ लोग ही समझ पाए थे आइडियाज को, उनको एक्सेप्ट कर पाए थे। 16th सेंचुरी के बाद द साइंस बिगेन टू प्रोग्रेस। जो साइंस थी वो धीरे धीरे उसने प्रगति करना शुरू की, वो आगे बढ़ना, अभी अमेजिंग, बहुत तेज गति के साथ। Our modern mathematics began only with the use of Arabic numerals. Began with the use of so-called Arabic numerals. अब तक जो था मैथमेटिक्स में अरबिक मॉडर्न, मतलब नए, वो अरबिक जो न्यूमरल्स है 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती है, काउंटिंग है, ये अरबी के ध्यान रखना। अरब लोगों ने इसका इन्वेंट किया था, इसे क्वाइन किया था। और इससे पहले कौन सी थी? रोमन थी। अब जी क्या है, ये रोमन है, ये रिप्लेस होकर अरबिक आ गई 9 10। इसका डिस्कवरी हुई इस चीज की, इन नंबर की, बिगेन टू डिस्कार्ड। और 13th सेंचुरी, जो अर्ली 13th सेंचुरी, द ओल्ड रोमन एंड नंबर्स, ये जो नंबर लिखे हुए नंबर्स 1 2 3 4, ये रिप्लेस हो गए अरबिक से, began to be discarded. Another important development was the perfection of the decimal table. उसके बाद फिर डेसिमल आ गया। ये 16th सेंचुरी की रिसर्चेज है, डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, क्या क्या, डेसिमल का आना। रोमन जो नंबर से रिप्लेस हो गए 1 2 3 4 6 7 8 9 तक, फिर 0, इंडिया ने 0 को इन्वेंट कर दिया, और फिर 1 के आगे x0 लगा 10 हो गए, इस टाइप से। ये अरबिक प्लस ये इन्वेंशन है जो 16th सेंचुरी में हमारे सामने आई, उस वक्त के लोगों के सामने आई। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद, दिस वाज अकम्प्लिश्ड बाय टू द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एज मॉडर्न मैथमेटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड, सोल्जर्स एंड। अब जब नई तरह की मैथमेटिक्स, नई तरह के फिगर सामने आ गए, तो सोल्जर्स, सेलर, जो नाविक होते हैं, वर गिवन बेटर मीन्स फॉर मेजरिंग स्पेस। तो इन सब लोगों के सामने किसी भी स्पेस को नापने के लिए अच्छे इनके पास साधन आ गए, संसाधन आ गए। मतलब एक डेवलपमेंट के साथ इनके साथ बहुत कुछ बदला। द मैग्नेटिक कंपास भी इसी टाइम की देन है, इसी टाइम का ये कंट्रीब्यूशन है। कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास ओरिजिनेटेड इन एशिया, ये एशिया में ओरिजिनेट हुआ एंड बिकेम वाइडली यूज्ड इन यूरोप। और यूरोप के अंदर रेनेसेंस के पीरियड में 16th सेंचुरी के बाद से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इससे क्या हुआ, जो जहाज से शिप हुआ करते थे, नेविगेशन होता था, उसको चलाना, है ना, बिना उसके थ्रू काफी ज्यादा हेल्प मिली। जब शिप समंदर में होता था, सी में होता था, तो होता क्या था कि जमीन को, लैंड को देखकर ही वो डायरेक्शन तय करते थे। लेकिन अब जब कंपास आ गया, तो कंपास के थ्रू फिर लैंड को देखकर, जमीन को देखकर, है नहीं, मतलब अब कंपास के थ्रू सारे काम होने लगे, पहले इजी हो गए। A ship navigator could tell it what direction
he was given even though he could not see land, मतलब बिना जमीन को देखे वो कंपास की मदद से अपनी डायरेक्शन को तय कर सकता था। ये 16th सेंचुरी के बाद की इन्वेंशन थी हमारे पास। ये सारी बात बता रहा है, किसने बताया है? रीडिंग द यूनिवर्स। ये पूरी यूनिवर्स को पढ़ने के बाद साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किया, ये उसके रिजल्ट है, उनके परिणाम जो आप देख रहे हैं, जिससे टर्निंग पॉइंट, जिससे क्रांति आ गई, एक नया दौर कहलाया वो। Space and the advance in the phase of the Renaissance. After ये कह रहा 1350, the hour was divided into seconds. मतलब 13th सेंचुरी के बाद से मतलब आवर, जो आवर्स थे उनको डिवाइड किया गया, घंटों को मिनट में, मिनट को सेकंड्स में। और अर्लियर जो उस वक्त का जो कैलेंडर था, क्या नाम था? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ? 1582 में। जो आज हमारे सामने कैलेंडर, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि आज ये डेट है, कल ये डेट होगी, 30 महीना है, 30 महीना है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो 1582 में इंट्रोड्यूस हुआ, विच रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द अर्लियर कैलेंडर, ठीक है। द साइंस ऑफ मैप, नक्शा बनाना, मानचित्र बनाना, ये साइंस भी 16th सेंचुरी के बाद ही एस्टेब्लिश हुई। इस तरह के हमें रीडिंग द यूनिवर्स देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है पेज नंबर 6, वाज देयर अ यूरोपियन रिनेसेंस इन द 14th सेंचुरी। अब इसने क्वेश्चन राइज किया है, इस यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी है इसके 12th and 13th सेंचुरी, मतलब 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी तक की स्टडी है, यानी मॉडर्न पीरियड और मिडिल पीरियड, इन दो के बीच में कंपैरेटिव स्टडी है। तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है कि 14th सेंचुरी को क्या रेनेसेंस या रीअवेकनिंग एज कहा जाए, मतलब एक नया दौर कहा जाए इसको, या इसको आईना कहा जाए 12th या 13th सेंचुरी की इन्वेंशंस का, उस वक्त की आइडियोलॉजी का। ये बहस, ये डिस्कशन इसमें दिया हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी है कब? रोमन एम्पायर की, रोमन सिविलाइजेशन, रोमन आर्किटेक्ट्स की, रोमन आर्ट, रोमन स्टडी, रोमन मतलब रोमन की जो आइडियोलॉजी थी, रोमन की जो रोमन सिविलाइजेशन थी, वो रिफ्लेक्ट होती है इस नए दौर में, इस 14th या 16th सेंचुरी में। ये बात इसके अंदर बताई। इसका समरी भी मैं इससे पढ़ता हूँ, जिससे आपको आसानी से सेम वही चीज है। हाँ, कोपरनिकस रिवोल्यूशन जो आपको हम पूछा, अब ये आपको वाज देयर यूरोपियन, सेम वही आपको वाज देयर यूरोपियन रेनेसेंस इन द 14th सेंचुरी। क्या 14th सेंचुरी, ये 14th सेंचुरी जो आप पढ़ रहे हैं, क्या ये यूरोपियन रेनेसेंस कहा जाए या नहीं कहा जाए? किस सेंस में ये रेनेसेंस है और किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट? चलिए सर, द क्वेश्चन राइजेस, कैन बी द पीरियड ऑफ रेनेसेंस बी मार्क्ड एज अ शार्प ब्रेक विद द पास्ट एंड द rebirth of Greek and Roman culture, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन की जो आइडियोलॉजी थी, जो सभ्यता थी, क्या ये 14th सेंचुरी जिसको आप पढ़ रहे हैं, क्या ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, क्या ये रीबर्थ है? क्या ये रीबर्थ ऑफ रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन का रीबर्थ है, पुनर्जन्म है? क्या वापस सारी वही चीजें कुछ न्यू के साथ, कुछ नए के साथ मिक्स होकर हमको बताई गई और 14th-16th सेंचुरी को नया दौर कह दिया? ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने उठाया, इसको हम आगे लेते हैं। इसके बाद आता है, जैसे कि कुछ राइटर्स हैं, पीटर बर्के ऑफ इंग्लैंड के हैं ये, उन्होंने ये माना है कि राइटर के उन्होंने क्या कहा कि इनमें 14th सेंचुरी में जो भी चीज, बहुत कुछ जो भी कुछ बताया गया है, उसको कुछ ज्यादा ही शब्दों में, ज्यादा ही वर्ड्स में बयान कर दिया है, कुछ ज्यादा ही बता दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर पीरियड, रोमन और ग्रीक पीरियड को कंपेरेटिव दिया गया, और रेनेसेंस
रेनेसेंस पीरियड और ग्रीक और रोमन पीरियड को कंपेयर किया, और एक राइटर ने लिखा है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर 16th सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड कह दिया गया है, जबकि बहुत सारी चीजें रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन की 16th सेंचुरी में उनका एक तरह से और नए रूप में आई है। ये उनका कहना था। रोमन सिविलाइजेशन टुक न्यू बर्थ, रोमन सभ्यता ने एक नया जन्म लिया रेनेसांस के रूप में। एंड स्कॉलर्स और आर्टिस्ट ऑफ द पीरियड एंड सब्स्टिट्यूटेड द प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड न्यू फॉर द क्रिश्चियन वर्ल्ड, बट दीज आर्ग्यूमेंट्स आर सजेस्ट, मतलब इन्होंने, मतलब ये जो बातें थी सारी अपने आप में एक एग्जेजरेशन है, एक अतिशयोक्ति है। कुल मिलाकर कुछ नई साइंटिस्ट वगैरह नई आइडियोलॉजी तो नई थी, लेकिन बहुत सारी बातें इन्होंने रोमन और ग्रीक से ली और उनको एक नया जामा उनको पहनाया इस दौर के अंदर, इस जमाने के अंदर। कल्चर एंड इसके बाद टू होल्ड द रेनेसांस वाज अ पीरियड ऑफ डायनेमिक एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड द मिडिल एजेस वाज अ टाइम ऑफ डार्कनेस। ये कहना कि मिडिल एजेस वो 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, ये अपने आप में डार्क एजेस हैं, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। इनका ये मानना है बहुत सारी चीजें इस दौर की वो 16th सेंचुरी में भी आकर उनको नया रूप दे दिया गया है। आइडियोलॉजी, जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो तो अपने आप में एज इट इज है। Many elements associated with the Renaissance movement जो इटली में हुई can be traced back to the 12th, 12वीं और 13वीं शताब्दी की बहुत सारी आइडियोलॉजी हम 16th सेंचुरी की आइडियोलॉजी में देख सकते हैं, पर्टिकुलरली जो यूरोप में हुई, इटली में हुई। Some historians hold, कुछ इतिहासकार मानते हैं that the 9th सेंचुरी, फ्रांस के 9th सेंचुरी, और इसी तरह लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैड बीन, मतलब उस जमाने में आर्टिस्टिक और लिटरेरी किताबों के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ये चीजें 9th सेंचुरी के अंदर बहुत फ्लाउरिशिंग, ब्लॉसमिंग हो रही है, तब भी थी, तो हम उसको डार्क एज नहीं कह सकते। ये एक तरह की बहस है, एक तरह का डिस्कशन है जो चल रहा है ना। इसको इनफैक्ट वास्तव में सच तो ये है कि द कल्चरल चेंज, जो सांस्कृतिक जो बदलाव थे रेनेसांस के अंदर यूरोप में, वर नॉट शेप्ड ओनली बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ द यूरोप, नो डाउट दैट द आर्कियोलॉजिकल एंड द आर्टिस्टिक रिकवरी ऑफ रोमन कल्चर डिड प्रोड्यूस ग्रेट एडमिरेशन ऑफ दैट सिविलाइजेशन। ठीक है ना, ये पुराना एक तरह का रिफ्लेक्शन था। ये बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी का जो आर्ट में लिटरेरी, ये उसका रिफ्लेक्शन दे। अधिकांश आप कह सकते हैं कि 70% जो अचीवमेंट है 16th सेंचुरी में, नया दौर कहने का, नया दौर जिसको बताया जा रहा है, ये सब उसका रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है जो हम देख रहे हैं, कुछ न्यू चेंजेस के साथ, कुछ नए बदलाव के साथ। द यूरोपियन रेनेसांस मेट नॉट ओनली Renaissance men not only learned just from Greeks and Roman but from India। यूरोपीय रिनेसेंस में जो चेंजेस है, जो उसको नया दौर कहा, नया जमाना कहा गया, ये नया जमाना कहलाए जाने के लिए ग्रीक, रोमन, इंडियन, अरबिक, ईरान, सेंट्रल एशिया और चाइना, ये सब पूरी तरह से भागीदार है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की आर्ट तो इसमें मिलाया गया। Early European writers saw the Renaissance from a European centered viewpoint. Some important changes that happened in this, कुछ important changes जो 16th सेंचुरी में इस नया दौर में हुए, जैसे वो क्या क्या हुए जिससे इसको नया दौर कहा जाता है, वो आपको पता है, यहाँ और सुन लीजिए आप। Gradually the public and the private spheres of the life began to become separate। पब्लिक और प्राइवेट जो जिंदगी के पहलू थे वो धीरे धीरे अलग, इंसान धर्म से काफी हद तक कट गया, धर्म को मानने तो लगा लेकिन पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट अब नहीं रहा। उसने अब ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, जिससे उसमें निखार आया, उसमें एक ब्लॉसमिंग आई, उसमें एक क्रांति आई। ये सबसे बड़ी बात देख, द पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट
and the former revision. Government, revision, private. Yes, sir. The private sector, on the other hand, means family and the personal religion. The individual had both private as well as public life. है ना? अब जो लोग थे आज के, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की लाइफ जीने का उनको अधिकार हो गया। पहले सिर्फ धर्म के प्रति धर्म से बंधे हुए थे, अब ह्यूमनिस्ट कल्चर आने से उनमें बहुत बड़ा चेंज। ही वाज नॉट ओनली मेंबर ऑफ द वन, अभी कह रहा है इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिससे पूरा पिक्चर समझ में आता है। क्या ही वाज नॉट ओनली ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द थ्री ऑर्डर जानते हैं आप, प्रीस्ट, नोबिलिटी और पीजेंट। तो प्रीस्ट एंड नोबिलिटी अब उनके चंगुल से बाहर हो चुका था। कौन? इंसान, और वो अपने खुद की डिसीजन ले सकता था। he was also a person in his own right. He was also a person in his own right. वो अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सकता था। अब उसको आज़ादी मिल चुकी थी, अब उसको फ्रीडम मिल चुकी थी। लास्ट इसमें another development of this period was that the different regions of the Europe tried to establish their separate identities based on language, है ना? लैंग्वेज को भी लेकर कई चीजें सामने आई, कई चीजें ब्लॉसम हुई, नई नई चीजें आई। तो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअली उन्होंने अपनी जिंदगी को लीड करने का एक फ्री एंड फेयर तरीका उनको मिला इस 16th सेंचुरी में। एक तरह से जो आसान था, तो इंसान था, वो इस पीरियड में आजाद हो गया, फ्री हो गया और बिल्कुल उसने एक आजादी की सांस ली। इस तरह से ये बताया गया। अब इसमें जो 67 ये जो आपके क्वेश्चन थे, इनको आप एज यूजुअली कर लें। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, इन्हें कर लें। ये क्वेश्चन आपके बुक में फिलहाल ये आपका खत्म हो चुका है। ये जो थीम है, नेक्स्ट थीम 8 आपका ओमिटेड है, हम डायरेक्ट 9 पर आएंगे। ये 6 चल रहा था ना, 7 चल रहा था, 8 ओमिटेड है, अब 9 को हम लेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन को आप कर लें। 30 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है? बताइए उसका लिए आप तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।